बिहार पुलिस 22,771 लेक्चर नंबर 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लूसेंट को पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस कवर कर रहे हैं लूसेंट से। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल। देखो मेरे भाई, ये सारा जो लिखा हुआ है वहीं ये भी लिखा हुआ है। तुम आराम से नोट्स को मेरे पढ़ो, और टाइम मिले तो तुम बुक को कभी कभी रीडिंग कर लेना मेरे दोस्त। जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, और उसका शॉर्ट समरी अच्छे से एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे क्या दिया है इसमें। तुमको ये वाला लाइन समझ में नहीं आएगा, तुमने नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं तुमको अच्छे से इसको खोल के बताऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है प्रागैतिहासिक काल, तो फिर यहाँ पे भी लिखा है प्रागैतिहासिक काल। तो ये समझने के लिए, प्रागैतिहासिक काल समझने के लिए सबसे पहले हमको फ्लैशबैक में जाना होगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, इतिहास का 3 प्रकार होता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास भी 3 प्रकार का होता है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो देखो मेरे भाई, हम लोग यहाँ पे थे, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल। तो तुमको इसमें समझ में नहीं आएगा कैसे डिवीजन किया गया है, लेकिन जब हम तुमको यहाँ पे अच्छे से डिवाइड करके बताएंगे तब समझ में आएगा। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, एक ऐसा इतिहास जिसमें केवल सुना हुआ मिलता है, ना लिखित मिलता है, कुछ नहीं, उसका साक्ष्य कुछ नहीं लिखित के रूप में, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं आधैतिहासिक काल। अब देखो ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो एक ऐसा इतिहास जिसमें इतिहास लिखा हुआ भी मिलता है और हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, उसको कहते हैं आधैतिहासिक काल। अब इनको टाइम लाइन में हम डिवीजन करते हैं, कब कौन था। तो 25,000 बीसी, इसके पहले लेक्चर में हम समझ चुके थे बीसी क्या है, मतलब जीसस क्रिस्ट है ना, उनके जन्म से 35,000 पहले। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है बीसी। और 35,000 से लेकर 2500 बीसी तक था प्रागैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक, और ऐतिहासिक काल 1500 बीसी से लेकर 650 एडी तक। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ स्टोन प्रागैतिहासिक काल देयर इज 3 टाइप ऑफ, पत्थरों के आधार यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश बोल दिए भाई, सॉरी यार। पत्थरों के आधार पे प्रागैतिहासिक काल देयर इज 3 टाइप, कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इनके थोड़ा टाइम लाइन हम समझ सकते हैं। अभी तक यहाँ पे क्या देखे थे हम, प्रागैतिहासिक काल 35,000 से लेकर 2500 बीसी तक था। तो वहीं देखो, पूरा पाषाण काल 35,000 से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक, फिर 5,000 से लेकर 2500 बीसी तक 900 पाषाण काल। अब इन तीनों समय में कब क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, फिर इसमें क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ था, आइए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं मेरे भाई। भाई तुम लोग पढ़ रहे हो ना यार, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दिन पर दिन हम अपना काम करते जाएंगे भाई, तुम अच्छे से पढ़ो, हम यही कहेंगे भाई। क्योंकि नौकरी हरदम नहीं आएगा भाई, वैकेंसी हरदम नहीं आएगा, समझ रहे हो। और लाइफ को थोड़ा स्टेबल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त। तुम पढ़ो, तुम नया नया अभी तैयारी करने आए हो तो तुमको लग रहा हो कि हम सब कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा तुम धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जाओगे। तो अभी हम स्टार्टिंग किए हैं जस्ट ही, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो मेरे भाई, और खुद भी पढ़ाई करो। ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे दोस्त को शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा। भाई कंपटीशन है, सबको बताओ, उसके पढ़ लेने से कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरा पाषाण काल में हम क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, और यहाँ पे जीवन चलाने का आधार शिकार करना था। जीविका का आधार क्या था, शिकार करना, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, आइए हम उसको समझते हैं। तो मध्य पाषाण काल को हम एक कहते हैं माइक्रोलिथिक काल। यहाँ पे देखा गया पत्थरों से बनाए गए कुछ औजार भी मिले थे यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं इसको माइक्रोलिथिक काल, मध्य पाषाण काल को। पत्थर के कुछ औजार यहाँ पे मिले थे मध्य पाषाण काल में, मतलब जो पत्थर का औजार था ना, तो उसको कार्बन डेटिंग किया गया, तो पता चला कि इतना साल पुराना है। तो फिर देखा गया कि कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल का ये साल है। फिर मानव के अस्थिर पंजा मिले, समझ रहे हो, कंकाल वगैरह मिले मानव का। अस्थिर पंजा मतलब हड्डियों से कुछ संबंधित है अस्थिर पंजा। ज़्यादा कुछ मत समझो, फैक्ट को थोड़ा बहुत याद करो मेरे भाई। अब आप समझते हैं नव पाषाण काल में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बिहार पुलिस में मेरे भाई, और बहन को भी कह सकते हैं मेरे बहन, नहीं तो कहीं गुस्सा हो जाएगी सब। देखो, पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहले क्या था ना, लोग सब कुछ इंसान ढुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान डेवलप हुआ तो पहिया का आविष्कार कर दिया। तब देखा कि थोड़ा पहिया जब लाया गया तो चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टिंग करने में
इजी हुआ पहिया को जब लाया गया तो। और पालतू कुत्ता था नवपाषाण काल में ही। मनुष्य का अस्थायी निवास देखा गया नवपाषाण काल में। मतलब पहले क्या था ना, मनुष्य झूमिंग कल्चर की तरह रहता था। आज यहाँ रहा, फिर कल वहाँ पे चला गया, मतलब कुछ साल तक यहाँ, फिर अगले साल वहाँ। लेकिन नवपाषाण काल में देखा गया मनुष्य थोड़ा डेवलप कर लिया अपने आप को, तो अस्थायी निवास देखा गया। जैसे क्या था ना कि बहुत ऐसा क्षेत्र है यार भारत में कि ठंड पड़ता है, तो वहाँ लोग रहते हैं। फिर जब गर्म है तो फिर कहीं और चले जाते हैं। मतलब इंसान था ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट किया करता था। लेकिन जब जब इंसान डेवलप किया तब एक स्थान पे ही रहना शुरू कर दिया। ठंडी का मौसम जब आता है तो अपने आप को कंबल से ढकना शुरू कर दिया। यानी ठंडी में तो कोई बिना वस्त्र का रहेगा तो मार ही देगा ठंडा, समझ रहे हो ना भाई। तो मतलब यहाँ पे देखा गया मनुष्य का अस्थायी निवास। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, फास्ट नहीं बोलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फास्ट बोल रहे हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था, उसका नाम था तांबा। समझो, तुमको समझ में नहीं है एक चीज भाई बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यही तीनों को हमने यहाँ पे अच्छे से डिवाइड करके लिख दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तुम कितना आसानी से समझ रहे हो कब क्या हुआ था। और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो तुम उतना बेहतरीन नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब हम तुमको समराइज करके, सिंप्लीफाई करके, मॉडिफाई करके जब तुमको आगे रख देंगे तो तुम आराम से ऐसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, आने वाला 6 महीना, 10 दिन, 15 दिन में तुम भूल जाओगे। अब ये जो एक बार तुम्हारा नोट्स जो बना लिया ना तुम भाई, तुम्हारा हर एग्जाम निकलेगा भाई मेरे। बस तुम पढ़ते जाओ, ठीक है। अपना भी कुछ कहानी बताएंगे बाद में, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सिलेबस कवर कर देंगे। तुम लोग कहोगे कि खाली झूठा झूठा वादा करता है भाई। 15 नवंबर तक पूरा सिलेबस करा देंगे, तुम देख लेना भाई। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु तांबा का खोज किया था, प्रयोग भी किया था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था नवपाषाण काल में, ठीक है। फसल था जौ और गेहूं। इसका जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से। जौ और गेहूं फसल का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से। प्रयुक्त अनाज क्या था, चावल था। मतलब चावल जो था ना इंसान का खाने लायक, पीने लायक था, थोड़ा ज़्यादा भी था, इसी को कहते हैं प्रयुक्त अनाज। उन्हें सबसे पहला प्रयुक्त अनाज चावल था। चुनहुदरों से मिला था चावल का साक्ष्य, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे नोट्स के बारे में हम देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर स्थल मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा भी है शायद, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, मृतकों का टीला। देख रहे हो कितना आसान तरीके से तोड़ के हम तुमको बता रहे हैं। अब कुछ नोट्स देखो, यहाँ से सवाल बन सकते हैं भाई, बहुत बार तुमको सुनने को मिलता है। भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में, ठीक है। और यहीं पे मध्य प्रदेश में रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है। स्टैटिक का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा था। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ठीक है। अब विश्व धरोहर स्थल में देखो, भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में 2003 में जोड़ा गया था यूनेस्को द्वारा, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है मेरे भाई। तो अब इधर देखते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है। यही पॉइंट है इधर भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया है भाई, यही पॉइंट है। अब देखो भाई क्या पढ़ते हैं हम, ये वाला चीज़ हम कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्त। अब सिंधु सभ्यता हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से तोड़ के हम तुमको समझा रहे हैं मेरे भाई। तुम बस देखो और पढ़ते जाओ। आने वाला समय में तुम्हारा तैयारी ना, अगर तुम 20-25 नंबर लेके आता होगा ना, तो तुम कह रहे हैं ना भाई, रेगुलर अगर मेरे वीडियो देख लिया ना, तो तुम्हारा इस बार नंबर तो नहीं बताएंगे भाई, नंबर तुम बहुत ज़्यादा ला लोगे, लेकिन एक सीट तुम्हारा कन्फर्म है रिटेन का, ठीक है। तो देखो सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता, यहाँ पे वहीं लिखा है सिंधु सभ्यता। देखो सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, याद कर लेना। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार हुआ करता है, ठीक है। अब देखो सिंधु सभ्यता ना, सिंधु सभ्यता को कैसे खोजा गया, तो कार्बन डेटिंग C14, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण द्वारा किया गया है। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी चीज़ को एज के बारे में पता करना होगा ना, कितना पुराना है, तो उसको कार्बन बेसिस के बारे में हम पता करेंगे। तो वही एक विश्लेषण है कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति। मतलब जितना कम किसी कार्बन का मात्रा होगा वो उतना पुराना होगा, समझ रहे हो। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार बहुत पुराना था। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, BF लोबी ने खोज किया था सिंधु सभ्यता का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते हैं।
सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का लिपि जो था ना भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था और यहाँ पे जो घर हुआ करते थे सिंधु सभ्यता का ग्रिड पद्धति में हुआ करते थे। अब ये मत सोचना ग्रिड पद्धति क्या है भाई, एक घर बनाने की कला है ग्रिड पद्धति, एक क्या कहते हैं एक सीक्वेंस है, उसी पद्धति में सिंधु सभ्यता का घर बनाया जाता था। अब मुख्य फसल था सिंधु सभ्यता का जौ और गेहूँ। अब मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। आजकल ना तुमको डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत ही लिमिटेड चीज़ थे नेचर में हमारे, मतलब चीज़ तो बहुत सारे थे, थिंग्स तो बहुत चीज़ थे, लेकिन यूजफुल नहीं थे ना, लोगों को पता नहीं था, नॉलेज कम था, तो वहाँ पे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आज हम लोग क्या क्या खा लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ गया है, तो लेकिन डायबिटीज़ का भी लोग तो शिकार हो रहे हैं मेरे भाई। डायबिटीज़ कहाँ से वर्ड आ गया भाई, बायोलॉजी का वर्ड आ गया भाई। देखना बायोलॉजी तुमको ऐसा पढ़ाएंगे ना, तुम पढ़ा नहीं हो कभी तक, अभी ये पढ़ रहे हैं भाई, इसको पहले कंप्लीट करने दो। देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार, यहाँ पर भी लिखा गया है सिंधु सभ्यता का विस्तार, उत्तर में किधर, दक्षिण में किधर, ये क्या क्या लिखा हुआ है भाई, तुमको समझ में नहीं पाओगे, तुम विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे डायरेक्शन कौन किधर है क्या है। लेकिन जब हम तुमको ऐसे पढ़ा देंगे उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, तो तुमको दिमाग में चमकेगा, तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ घबरा जाओगे। लेकिन हम इसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो काम हो जाएगा अपना। तो देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर मांदा जिला, किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, पश्चिम में सुतकांगडूर बलूचिस्तान, ये कहाँ है, पाकिस्तान में चला गया है बलूचिस्तान। ठीक है, सुतकांगडूर पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर यूपी में हिंडो नदी के किनारे। तुम ये चीज़ याद कर लेना, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से मेरे भाई। फिक्स नहीं रहता है ना भाई, कहाँ से क्वेश्चन क्या दे देगा तो क्या किया जाएगा भाई, लड़ा जाएगा। हम लोग पढ़ ही रहे ना, इसलिए ना पढ़ रहे हैं भाई सब कुछ, कि हम लोग क्वेश्चन सही करेंगे। अब देखो मेरे भाई, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर, हमारे सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, लेकिन मुख्य रूप से 6 बहुत बड़े थे, मतलब फेमस थे, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। अब देखो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो इन नगरों से मिला था, जैसे नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में राखीगढ़ी, विश्व में मोहनजोदड़ो। अब पत्थरों को 3 मुख वाला देवता मिले थे मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर है, जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर, 7.01 मीटर चौड़ाई है, ऊंचाई है 2.43 मीटर। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिले थे हड़प्पा सभ्यता के। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अधिक स्थल गुजरात में मिले थे हड़प्पा सभ्यता के। गढ़वारी वाला में से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, बस ये याद रखना कि 6 बड़े नगरों में से ये भी एक नाम था। राखीगढ़ी भारत के सबसे बड़ा स्थल था, ऊपर देखे ही थे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देख लिए हम लोग। धौलावीरा के बारे में जानते हैं, विश्व का विरासत स्थल 2021 में। ठीक है, यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली मिले थे यहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, जल धोने के लिए काम आता है ना, तो याद कर लेना धौलावीरा। जल धोने के लिए काम आता है तो धौलावीरा। जल प्रबंधन कालीबंगा से जुते हुए खेत, नक्सलीदार ईंटों का साक्ष्य। कालीबंगा से जुते हुए खेत, नक्सलीदार ईंटों का साक्ष्य मेरे भाई मिला था कालीबंगा से। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। भाई टाइम लगता है बनाने में, वीडियो को शूट करने में, लिखने में, थोड़ा बहुत एडिटिंग करने में मेरे भाई, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना। हो सकता है 1-2 वर्ड इधर उधर थोड़ा सा हो गया होगा, लेकिन समझो मेरे भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोले थे ना कि 6 बड़े शहरों के अलावा कुछ और भी नगर थे सिंधु सभ्यता में, और भी शहर थे। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखो लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था यहाँ से। लोथल और सुतकोटदा से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था। और लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला था। ठीक है, अब क्वेश्चन दे देगा अग्निकुंड कहाँ से मिला था, तो ऑप्शन आएगा लोथल और कालीबंगा।
जब ये क्वेश्चन आ जाए कि अग्निकुंड किस शहरों में से नहीं मिला था, तो ऑप्शन दे देगा लोथल, कालीबंगा और दो और कोई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो लोथल प्लस चूनधुर से क्या मिला था? मन के बनाने की कारखाने, मन के बनाने के कारखाने। ठीक है, और रंगपुरा और लोथल से चावल के दाने मिले थे। ये जो दोनों शहर थे, इन दोनों में मिला था क्या? चावल के दाने का साक्ष्य। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना। सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल, घोड़े के अस्थिर पंजा मिले थे यहाँ से। ये तीनों शहर से घोड़े के अस्थिर पंजा मिले थे। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। घोड़े के अस्थिर पंजा इनमें से किन शहरों में नहीं मिला था? ठीक है, इनमें से किन शहरों में नहीं मिला था? तो ऑप्शन दे देगा सुतकोटदा ए में, बी में दे देगा कालीबंगा, सी में दे देगा लोथल, और डी में दे देगा क्या? चुनहोदड़ो। तो शहर तो तुम सब पढ़े हो, लेकिन क्या पूछ रहा है? घोड़े के अस्थिर पंजा इनमें से किस शहर में नहीं मिलेगा? तो तुम ऑप्शन मारना चुनहोदड़ो। ठीक है, अभी तुमको आसान लगेगा, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तो यही सवाल तुमको टफ लगने लगता है। तो फिर प्लीज़ मेरे भाई, जो बोल रहे हैं उस बात को तुम ध्यान में रखो। ठीक है, अब देखो कुछ एक नोट पॉइंट है यहाँ पे। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट है जो इस तरह नहीं अट पाए थे, तो यहाँ पे हम तुमको बता देते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है, तो उर्वरता को देवी सिंधु सभ्यता में किसको कहा गया है? तो धरती का। विशेष पूजनीय क्या था उस समय? कुबड़ वाला साढ़ था। तो लोग कुबड़ वाला साढ़ का ना सिंधु सभ्यता में पूजा करते थे। और ये जो सभ्यता थी यानी महिलाओं का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था इस सभ्यता में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब लाल मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता में। अब अक्सर देखा गया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या रहा? इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ रहा था। अब देखो, आग के पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। ठीक मेरे भाई, अब देखो नोट्स। रोपड़ के कब्र के मानव के साथ साथ पालतू कुत्ता दफनाया जाता था। ठीक है, रोपड़ के कब्र में मानव के साथ साथ पालतू कुत्ता दफनाया जाता था। यानी उस समय जो रोपड़ एक शहर था, तो देखा गया क्या कि जब भी मानव को दफनाया गया ना, तो वहाँ पे पालतू कुत्ता को दफनाया गया। ये कैसे पता चला? तो वहाँ पे जो हड्डिया का अवशेष मिला होगा, तो फिर कार्बन डेटिंग किया गया होगा, फिर पता किया गया होगा किस जानवर का ये है हड्डी है, तो कुत्ता से मिलता होगा, तो कहा गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ हड्डियाँ कि कुत्ता का ये अवशेष है, कुत्ता का स्केलेटन है, कुत्ता का बोन है। तो कहा गया कि रोपड़ के कब्रों में मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, ये जो है ना सिंधु सभ्यता स्थल, नदी एवं वर्तमान स्थिति, ये जो इतना लिखा हुआ है ना भाई, इतना तुम याद नहीं कर सकते हो। कौन लोग चाहेगा इतना याद करना, और रहेगा भी नहीं तुम्हारे दिमाग में। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को बिहार पुलिस बनना है, कांस्टेबल बनना है, एग्जाम निकालना है मेरे भाई, बाबा नहीं बनना है। ठीक है, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल आ सकता है और आता भी है, मैं वहाँ पे सिंपल भाषा में लिख दिया हूँ। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी नदी किनारे बसा हुआ है। अभी क्या पे है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था। अब देखो मेरे भाई, जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, स्थित है पाकिस्तान में। खोजकर्ता रखलदास बनर्जी 1922 में। भाई जब तुम मेरा नोट्स पढ़ लेगा ना, तो तुमको ये बुक पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, विश्वास करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चुनहुदड़ो कहाँ है भाई? सिंधु नदी किनारे है। बस यही पूछ सकता है इसके चुनहुदड़ो के बारे में। ठीक है, तुम ये सोचेगा कि यहाँ पे नदी नहीं बताया भैया, फिर यहाँ पे तो खोजकर्ता नहीं बताए, स्थिति नहीं बताए। नहीं, हमको पता है भाई, पूछेगा तो यही पूछेगा, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, ये चुनहुदड़ो बसा हुआ है। अब देखो, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, लोथल भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे। राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे। मांडा चिनाब नदी किनारे। स्थान जम्मू कश्मीर। देखो, मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। खोजकर्ता जेपी जोशी। तो मेरे भाई, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलो मेरे भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता, हमने भी सेम लिखा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। बहुत अच्छा से हमने नोट्स बना दिया है वैदिक सभ्यता का, आप लोग देख लो। जो ये तुमको डिस्टर्ब करता है, लाइन नहीं समझ में आता है वैदिक सभ्यता या फिर कुछ भी, तुम
तुम सेल्फ स्टडी पढ़ता तो तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आता, बार बार पढ़ता भुला जाता, कन्फ्यूज होता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसीलिए हम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पॉइंट वाइज पॉइंट तुमको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम अपने पास नोट्स बना लेना और चलो शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। देखो मेरे भाई, वैदिक सभ्यता भी दो प्रकार के होते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलो शुरुआत करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का निर्माणकर्ता आर्य समाज के लोगों ने किया था, और ये आर्य समाज के लोग निवासी थे मध्य एशिया का, ठीक है। और जो आर्य समाज के लोग थे उनकी भाषा थी संस्कृत, और उनका जो समाज था पितृ प्रधान था, यानी कि वहाँ पे पिता लोगों की ज़्यादा वैल्यू थे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता जो कि मातृ सत्य प्रधान थी, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं पीछे। हाँ, मातृ सत्तात्मक सिंधु सभ्यता थी, यानी माताओं की वैल्यू सिंधु सभ्यता में ज़्यादा थी, मतलब महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, महिलाएं प्रधान हुआ करती थी सिंधु सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता जो थी सभ्यता थी, मतलब वहाँ सिंधु सभ्यता माने शहर जैसा था, वहाँ मतलब हर चीज़ अवेलेबल था, मतलब गांव देहात वाला नहीं समझते हो। तो ये थोड़ा ग्रामीण सभ्यता थी, और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में राज्य अधिकारी प्रमुख को क्या कहते हैं, पुरोहित एवं सेनापति कहते हैं, ठीक है। और पूरब को दुर्गापति कहते हैं, ठीक है। और अस्पष्ट क्या होता है, अस्पष्ट मतलब क्या, जो गतिविधि देखने वाला है, राज्यों की गतिविधि जो व्यक्ति राज्य की गतिविधि देखते हैं उसे हम अस्पष्ट कहते थे वैदिक सभ्यता में। और भूमि अधिकारी हुआ करते थे, गोचर भूमि अधिकारी। ये तुमको नहीं समझ में आएगा गोचर भूमि अधिकारी क्या है तो तुम गूगल कर लेना, छोटा सा पॉइंट मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है। गूगल करके तुम कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमको ही पता चले कि तुम लोग वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में सभा एवं समिति राजाओं की सलाह देने वाली संस्था थी, इनके अध्यक्ष ईशान कहलाते थे, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक इकाई बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद से सबसे बड़ा, फिर उसके बाद से बड़ा, फिर उसके बाद से बड़ा, यानी कुछ इस प्रकार से अरेंज थे। सबसे छोटा कुल हुआ करता था, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो जो कुल के मुखिया हुआ करते थे परिवार के पिता, ठीक है। कुल मतलब परिवार, यानी उसके मुखिया हमारे पिताजी हुआ करते थे, जिनको हम वैदिक सभ्यता में कुलप कहते थे। कुल से थोड़ा सा बड़ा होता है ग्राम, तो ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। ग्राम से मतलब 2, 4, 5 ग्राम मिलकर बनता था 20, अब 20 के प्रधान 20पति कहलाते थे। अब बहुत सारे 20 मिल के बनते थे जन के शासक राजन। अब बहुत सारे जन मिल के बनता था राष्ट्र का निर्माण हुआ करता था वैदिक सभ्यता में। देखो मेरे भाई, यहाँ पे एक नोट वाला पॉइंट देख लो। दशराज्ञ का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इंगित है, ठीक है। ये दशराज्ञ का युद्ध कहाँ हुआ था, तो परुश्री नदी के पास हुआ था दशराज्ञ की युद्ध। ये युद्ध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन थोड़ा ये याद रखने वाली योग्य बातें हैं। ये काल पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वैदिक सभ्यता दो प्रकार का था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तब चलो ऋग वैदिक काल के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल में वाह विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था उस समय, ठीक है। ऋग वैदिक काल के बाद से ही बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ था। और ऋग वैदिक काल में संतान प्राप्ति प्रथा एक थी, नियोग प्रथा। मतलब इसमें क्या है, नियोग प्रथा क्या है, मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके हस्बैंड पति मतलब बीमारी था, उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो अब मतलब उनको चाइल्ड क्या कर सकते हैं, नियोग प्रथा थी। मतलब समाज के क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कुछ समाज की अनुमति से महिलाएं चाहती थी तो अपने मतलब किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। ये मतलब ये नियोग प्रथा ऋग वैदिक काल में था मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। जो ऋग वैदिक काल में अविवाहित महिला को अमाजु कहते थे। आर्य लोगों पेय पदार्थ सोमरस था, जो भी आर्य लोग थे उस समय का, उनका पेय पदार्थ सोमरस था। और जो अंदर पहनने वाली कपड़े थी उनको नीव कहते थे ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में गाय को अधान्य कहते थे, यानी न मारने वाली पशु। समझ रहे हो मेरे भाई। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था, जो भी आर्य लोग थे उनका प्रिय पशु घोड़ा था। इसमें कुछ ऐसा नहीं जो समझ में तुमको नहीं आएगा मेरे भाई, सब चीज़ समझ में आएगा। तुम खुद देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दो प्रकार का होते हैं। तो
अच्छे से एक्सप्लेन करके छाट छाट के हम तुमको लिख दिए हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है। नहीं तो इसमें तुमको क्या समझ में आएगा भाई। कभी इधर एक लिख दिया है ऋग वैदिक काल, तो कभी नीचे एक लिख दिया है उत्तर वैदिक काल, तो नीचे से हम इधर उधर से सब एक जगह तुमको हम करके पढ़ा रहे हैं। अब ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग खोजे थे धातु लोहा था, और लोहा को क्या कहते हैं, श्याम अयस्क कहते हैं। प्रिय देवता इंद्र था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो लोहा था श्याम अयस्क कहते हैं, और तांबे को कहते हैं लोहित अयस्क। देख लो ध्यान से, ये मत समझना लोहित अयस्क मतलब लोहा होता है, नहीं। तांबे का मतलब होता है लोहित अयस्क, और लोहा का मतलब होता है श्याम अयस्क। लेन देन की प्रथा यानी वस्तु विनिमय की प्रणाली इसमें थी, यानी सेम बायोटिक रिलेशनशिप। मान लो मेरे पास हाथी है, तुम्हारे पास घोड़ा है, ठीक है। तुम हमको 2 घोड़ा दोगे तो हम 1 हाथी तुमको देंगे। दिस इज द सेम बायोटिक रिलेशनशिप। ऑन दैट टाइम ये चीज था, वस्तु विनिमय की स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो भी उत्तर वैदिक काल था उस समय प्रिय पशु यानी प्रिय देवता प्रजापति हुआ करते थे। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे, और जो भी हल पे जो रेखाएं खींची होती है उसको हम सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। मुद्रा की इकाई निष्क और शतमन होता था, निष्क और शतमन होता था। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में हुआ था उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में हुआ था। अब महाभारत को पुराना नाम जय संहिता है, याद कर लो, फैक्ट है, समझ रहे हो, जानकारी के लिए है। अब देखो ऋग वैदिक काल की कुछ नदियाँ हैं, उनका पुराना नाम क्या था, अब उनका नाम क्या है। जैसे कि क्रूव का आधुनिक नाम कुर्रम। देखो यहाँ पे गबड़ा गए हैं, यहाँ पे क्रूव हो गया यार। क्रूव का आधुनिक नाम कुर्रम, कुभा का काबुल, बिस्ताता यानी झेलम। समझ रहे हो, जाल जो होता है ना बिछाया जाता है तो झेलता है, यानी जैसे जाल जैसे झेलम, बिस्ताता झेलम। आस्कनी का चिनाब, पारूसड़ी का राबी, सतुद्री का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, 10 द्विती का घग्घर, गोमती का गोमल, स्वस्ति का स्वास्थ्य। तो इसमें ज़्यादा साइंस थोड़ी है भाई, इसमें कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा थोड़ी है, ये जीके का सवाल है। तुम जितना बार रिवीजन करो, जितना बार तुम इसको अपने आँख के सामने से घुमाओगे उतना तुमको याद रहेगा। तो ये मत सोचना कि हमको आज ही याद करना है, नहीं भाई। तुम लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, ऐसे तुम पलटते जाना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे ऋग वैदिक कालीन देवता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है, इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट नॉलेज के लिए तुमको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सब चीज़ लिखा हूँ भाई, तुम मेरा केवल नोट्स ही देख सकते हो, तुमको मिल जाएगा, घबराना मत भाई बस। ऋग वैदिक काल का देवता, ठीक है। इंद्र युद्ध का नेता कहा जाता है इंद्र को, वर्षा के देवता भी इंद्र को कहा जाता है। और वरुण जो होते हैं, वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता कहा गया है। सोम देवता को वनस्पति का देवता कहा गया है। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कहलाए हैं विष्णु जी। अब दर्शन विचारधाराएं, अब देखो यहाँ पे दर्शन विचारधाराएं, इतना कुछ लिखा है भाई। क्या लगता है तुमको ये सब पूछता है एग्जाम में? नहीं पूछता है, बस 1-2 चीज़ है जो काम लायक है, बाकी सब पूछता है नहीं। तो तुमको बता देते हैं क्या, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लो, बुक में दिया है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। साख्य विचारधारा क्या है भाई? आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, साख्य दर्शन की विचारधारा है। योग विचारधारा क्या है? मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है योग विचारधारा से। न्याय विचारधारा क्या? तो ईश्वर ब्रह्मांड की रचना किए और पालन भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर है ना, तो ब्रह्मांड की रचना तो किए ही है, लेकिन हमारे जो ब्रह्मांड में लोग हैं, हम लोग जो हैं, उसके पालन भी करते हैं ईश्वर। न्याय विचारधारा के कहना ये है। आजीयोग संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाई, देख लो मेरे भाई, ये जो लिखा है ना वही ये है भाई। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्या, महाजनपदों का उदय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम रट लेना। मैं ये भी बताऊंगा कि इससे सवाल कैसे बनते हैं भाई, हर हाल में तुमको याद ही होना चाहिए। इसका तो कभी फोटो तुम खींच लो अपने फ़ोन में, जब भी तुम्हें टाइम मिले एक बार पलट लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको आज ही याद हो जाएगा, नहीं, 2-3 बार इसको पढ़ना, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल से लिए भी, स्टैटिक से भी, या फिर हिस्ट्री में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये चीज़ तुमको याद होना ही चाहिए। हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल, इससे एक ना एक सवाल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलो मेरे भाई पढ़ते हैं इसको। महाजनपदों का उदय,
महाजनपदों का उदय। यहाँ पे लिख दिया है, बस तुमको रटना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको खोल के अच्छे से मैं बता दूंगा क्या है क्या सीन है। ठीक है, महाजनपदों का उदय की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। बुद्ध के जन्म से पहले, बहुत साल पहले, बुद्ध के जन्म से पहले भारत हमारा 16 महाजनपदों में बटा था। वहीं 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले महाजनपद और उसके राजधानी हम देख लेते हैं और उसके क्षेत्र। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी ग्रीवज, काशी के वाराणसी, वत्स्य के कौशाम्बी, वज्जी के वैशाली, कौशल के सरस्वती, पंचाल के अहिछत्र, चेदी के शक्तिमती, कुरु के इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज के हाटक, सुरसेन के मथुरा, आसमक के पोटली, गंधार के तक्षशिला, अवंती के उज्जैन, मल के कुशावती। ठीक है मेरे भाई, अब इसके राजधानी देखो। ये देखो, ये जो है अंग जो है बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के 2 जिला में, कौन कौन से? मुंगेर और भागलपुर। बिहार में, याद करना किस जिला में, बिहार स्पेशल से इंपॉर्टेंट है, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, मगध जो होता है बिहार के ही जिले में है। कहाँ? तो पटना और गया जिला, 2 जिला में है, पटना और गया बिहार में ही है। काशी उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य उत्तर प्रदेश में। वज्जी बिहार के 3 जिला में है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ठीक है, कौशल उत्तर प्रदेश में है, पंचाल उत्तर प्रदेश में है, चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, कुरु हरियाणा वाले क्षेत्र में है, मत्स्य राजस्थान, कंबोज का पाकिस्तान में है। देखो भारत से बाहर है, ये याद रखना मेरे भाई। सुरसेन मथुरा और उत्तर प्रदेश में है, मथुरा है उत्तर प्रदेश में एक जगह, उत्तर प्रदेश में। आसमक गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। गंधार पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। अवंती मालवा यानी मध्य प्रदेश में है। मल का राजधानी उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी तक जो हमने देखा उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, तुम लिख लेना तो क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो 8 तुमको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा उत्तर में है, इसलिए बोले कि अच्छे से इसको याद कर लेना। अब देखो बिहार में 3 महाजनपद है, मगध, अंग और वज्जी। ये तो याद रखना है, लेकिन ये भी देख लेना है कि ये जो 3 अभी जिला हम बताए हैं ऊपर, ये भी तुमको याद होना चाहिए कि मगध कौन से जिला में है, अंग कौन से जिला में, वज्जी कौन से जिला में। जैसे कि मान लो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो मेरे भाई। वज्जी महाजनपद बिहार के इनमें से कौन से जिला में नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और एक मान लो पटना दे देगा। तो तुम मारना पटना, तो याद रहेगा तब ना भाई, तो तुम इसको याद कर लेना मेरे भाई। चलो अब भारत से बाहर कौन कौन से 2 हैं, गंधार और कंबोज, ये भी याद कर लेना। भारत से बाहर कितने महाजनपद, तो 2, गंधार और कंबोज। बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांस रहता है भाई। हर एग्जाम में बिहार के किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है यहाँ से एक सवाल चारों तरफ से घुमा के, तो तुम अच्छे से इसको याद कर लेना मेरे भाई। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं मेरे भाई, और तुम सिलेबस का चिंता मत करना मेरे भाई। 15 नवंबर तक 100% हम सिलेबस बिहार पुलिस का कंप्लीट करा देंगे। बहुत ही जल्द हम लोग करंट अफेयर भी शुरुआत करने वाले हैं, साइंस भी पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तुम टेंशन मत लो सिलेबस का, धीरे धीरे हम सब करा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नए नए जुड़ रहे हैं, तो हम धीरे चल रहे हैं। थोड़ा सा बेस हम लोग का थोड़ा मजबूत हो जाएगा, बहुत स्पीड में हम सिलेबस खत्म कर देंगे, समझा के एकदम अच्छे से। अभी जो ये आर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इसमें क्या समझने वाला है मेरे भाई, हमको लिखा हुआ है अच्छे से, इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके समझा देते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है तो इस पर अच्छे से लिख के समझा देते हैं, तुमको और आसान हो गया है। ठीक है, और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट बुलाओ, सब अच्छा लगेगा, मेरे को भी थोड़ा और मजा आएगा और जुनून आएगा पढ़ने पढ़ाने का। और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी करेंगे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।